जिसका डर था वही हुआ। एशिया युद्ध के कगार पर है और इसका दोषी, सबसे बड़ा कोई दोषी है तो वो इजराइल है। सोचिए, ताजा अपडेट ये है कि इजराइल खीज में आकर, जैसे ही यूनाइटेड नेशन में 120 देशों ने इजराइल का विरोध किया और शांति प्रस्ताव के पक्ष में वोटिंग की, 14 देश मात्र इजराइल के साथ खड़े हैं, जबकि 45 देशों ने वॉकआउट किया। उसके बाद खीज में आकर इजराइल ने और बम बरसाने शुरू कर दिए हैं। कहते नहीं है, जब बिल्ली हारने लगती है तो वो तेजी से खंभा नोचने लगती है। यही इजराइल कर रहा है। लेकिन ताज़ा अपडेट ये है कि ईरान ने अमेरिका को सबक सिखा दिया है और इजरायली सेना जो ईरान को टारगेट करने जा रही थी, वो उल्टे पांव भागी है और गुस्से में वो गाजा पर बमबारी कर रहे हैं। और इजराइल की हिमायत तो देखिए कि उसका सेना का जो अधिकारी है वो कह रहा है कि गाजा को खाली कर दे। न उसका देश है न उसकी जमीन है, लेकिन वो फिलिस्तीनियों को कह रहा है कि गाजा खाली कर दे। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। जिसका डर था वही हुआ। यूनाइटेड नेशन में वोटिंग के बाद इजराइल बैकफुट पर है और बदले की भावना में वो गाजा पर बमबारी कर रहा है। उससे निर्दोष बच्चे, महिलाओं के शव बाहर निकल रहे हैं। पूरी दुनिया उस पर हंस रही है, थूक रही है, इजराइल को एक वॉर नेशन घोषित करने जा रही है। सोचिए किस तरह से यूनाइटेड नेशन ने एक प्रस्ताव पास किया जिसमें 120 देशों ने कहा कि वहां तुरंत शांति बहाली हो, बातचीत का रास्ता अपनाया जाए। 14 देश, जिसमें एक देश को आप जान सकते हैं, अमेरिका, वो इजराइल के साथ खड़ा है, जबकि फ्रांस, जर्मनी और ये तमाम देश जो पहले इजराइल के साथ थे, उन्होंने भी कन्नी काट लिया है, मुंह मोड़ लिया है। वो इजराइल से अब कोई वास्ता नहीं रख रहे हैं। वहीं 45 देशों ने वॉकआउट किया है। इसका मतलब है कि दुनिया में इजराइल के साथ कोई नहीं खड़ा है, लेकिन वही हारने वाली बिल्ली खंभा नोचती है। ताज़ा अपडेट ये है कि फिलिस्तीन के पास और हमास के पास इतने हथियार आ गए हैं कि आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। रूस ने अपने हथियार भेजने शुरू कर दिए हैं, नॉर्थ कोरिया हथियार भेज रहा है और इसमें चीनी लोग अपने हथियार भेज रहे हैं। तो चीन जो है वो इसमें ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहा है। वो छुपा रुस्तम बनने की कोशिश कर रहा है। उसकी लगातार कोशिश है कि अगर भारत की विदेश नीति जैसी इजराइल के तरफ जाएगी, वो खाड़ी देशों से और खासकर मुस्लिम देशों से अपने रिश्ते को सुधारेगा और उसमें पहला देश ईरान है। तो वही सोचिए किस तरह से आज भारत को दोहरा नुकसान झेलना पड़ सकता है। अगर इजराइल वाले मुद्दे पर भारत फिलिस्तीन के पक्ष में वोटिंग करता तो कतर में जो सैनिक फंसे हैं वो भी बाहर आ सकते थे, क्योंकि कतर मिडिल ईस्ट के खिलाफ नहीं जा सकता है। लेकिन जानकार बता रहे हैं कि कतर पर अभी भी अमेरिका का प्रभाव है, तो देखने वाली बात होगी। वहीं भारत में जो विपक्षी दल है वो नरेंद्र मोदी पर हमला कर रहे हैं कि उन्होंने विदेश नीति को धत्ता बता दिया है। भारत जिस लीग पर चल रहा था उससे अलग हट गए और इससे भारत को नुकसान होता दिख रहा है, फायदा नहीं हो रहा है, क्योंकि भारत का पूरा व्यापार खाड़ी देशों से है, मिडिल ईस्ट से है। सारा एक्सपोर्ट है हमारा, इंपोर्ट नहीं है। चाइना से हम खरीदते हैं लेकिन बेचते हैं मिडिल ईस्ट में। भारत के जो लोग हैं वो विदेशी मुद्रा भंडार कमाते हैं मिडिल ईस्ट से, खाड़ी देशों से। जो लोग अमेरिका, लंदन, यूरोप जाते हैं, कनाडा जाते हैं, वो वहीं बस जाते हैं, वहीं परिवार बसा लेते हैं, वो यहाँ की संपत्ति बेचकर वहाँ शिफ्ट हो जाते हैं। लेकिन जो खाड़ी देश में भारत के गरीब लोग, मिडिल क्लास लोग, जिसमें SC, ST, OBC और मुस्लिम समाज सबसे ज़्यादा है, वो जब कमाने जाता है तो वो विदेशी मुद्रा भारत भेजता है, जिससे भारत का विदेशी मुद्रा भंडार जो है वो और मजबूत होता है। तो ये भी एक बड़ा पक्ष है। सोचिए, चाइना घात लगाए बैठे है कि वो मुस्लिम देशों के नज़दीक आए और इसीलिए मोदी जी की जो विदेश नीति पर उन्होंने स्टैंड लिया उसकी आलोचना हो रही है। लोग तंज भी कर रहे हैं कि क्या पेगासस का राज छुपाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं वो इजराइल के साथ खड़े होते हुए दिख रहे हैं। वैसे भारत ने बिल्कुल साफ कर दिया है कि वो शांति के पक्ष में है। उसने बीच का रास्ता अपनाया है। वो न तो खिलाफ है न उसके साथ है। वो वॉकआउट कर जाता है। लेकिन जिस तरह से खड़गे ने कहा है, जिस तरह से लालू यादव ने हमला बोला है, प्रियंका गांधी ने कहा है और तमाम रवीश कुमार ने तो यहाँ तक लिख दिया कि विश्व गुरु प्रेजेंट हो, तो उन्होंने कहा कि अनुपस्थित सर। ये इस तरह की एक स्कूली में जो हाजिरी लगती है बच्चों की। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि हमास के पास हथियार पहुंचने लगा है, इजराइल की पोल पट्टी खुल रही है। उसके सवाल है कि इजराइल जब इतना ताकतवर था
तो हमास हमला कैसे किया। और सबसे ज़्यादा नुकसान इजराइल को हो रहा है। 80 लाख आबादी है, आप समझिए। गाजा पट्टी और वेस्ट बैंक मिला के लगभग 20 लाख से 30 लाख की आबादी है फिलिस्तीनियों की, लेकिन गाजा पट्टी और फिलिस्तीन मिला के उसके 3 गुना आबादी, लगभग 80 से 90 लाख आबादी जो है वो इजराइल की है। तेल अवीव लोग खाली कर रहे हैं, और सबसे ज़्यादा इसमें नुकसान जो है वो इजराइल का हो रहा है। हमास के पास हथियार पहुंचने लगे हैं, वो अभी भी बमबारी कर रहा है, और इजराइल के लोग भले हताहत ना हो, लेकिन लोग भाग रहे हैं। कई तेल अवीव से लोग भाग रहे हैं। लेबनान से सटा हुआ जो शहर है वो खाली हो रहा है। ईरान के तरफ से जो शहर है वो खाली हो रहा है। सीरिया के तरफ से जो शहर है वो खाली हो रहा है। मैं आपको बता दूं अगर ज्योग्राफी के हिसाब से कि जो इजराइल है वो चारों तरफ से घिरा हुआ है। एक तरफ समंदर है, 3 तरफ से वो घिरा हुआ है। तुर्की से घिरा हुआ है, लेबनान से घिरा हुआ है, सीरिया से घिरा हुआ है, कुछ हिस्सा ईरान से भी लगता है, और कुछ हिस्सा उसका जो लगता है फिलिस्तीन से, और बाकी समंदर है। तो उसके जो पूरा जो बॉर्डर के जो शहर हैं वहां से इजराइलियों को भागना पड़ रहा है। तो ये आपको अगर लग रहा है कि सिर्फ इस युद्ध में फिलिस्तीन को नुकसान है, तो गाजा पट्टी भले बर्बाद हो गया हो, लेकिन सबसे ज्यादा देखिए दो देशों का युद्ध होता है तो मजबूत देश को सबसे ज्यादा आर्थिक नुकसान सहना पड़ता है। इसीलिए अमेरिका कभी भी अमेरिका के पड़ोसी देशों से नहीं लड़ता है, चाहे वो कितना ही कमजोर हो, चाहे वो क्यूबा क्यों ना हो। क्यूबा लगातार अमेरिका के पनडुब्बियों को मार गिराता है। वही क्यूबा, चे गेवेरा का क्यूबा, फिदेल कास्ट्रो का क्यूबा, जो भारत का सबसे करीबी दोस्तों में से है। लेकिन वहां अमेरिका कभी युद्ध नहीं करता है, क्योंकि उसे पता है कि क्यूबा के मिसाइल भी अमेरिका में आके गिरेंगे। अमेरिका हमेशा से एशिया में आके युद्ध करता है या करवाता है। आप देखेंगे वियतनाम युद्ध हो, इराक युद्ध हो, गद्दाफी के खिलाफ हो, सद्दाम हुसैन के खिलाफ हो, वियतनाम के खिलाफ हो, चाहे नागासाकी पर बम गिराना हो, चाहे अफगानिस्तान का युद्ध हो। सोचिए अब वो तालिबान अब सरकार चला रही है, जिसको ये लोग आतंकी और टेरर कहते थे, और बाकायदा सबसे अच्छे संबंध है। तो सोचिए उसी तरह से ये सबसे बड़ा सवाल है कि क्या यूरोप में काम नहीं चल रहा अमेरिका का। एशिया में वो हथियारों का बड़ा डीलर है, और इजराइल जो है उसका वो ब्रोकर है, दलाल है। वही दुनिया के दूसरे एशिया के देशों से वो कॉन्ट्रैक्ट करता है। अमेरिका हथियार बनाता है और वो यहाँ सप्लाई करता है। तो इसे भी लोग देख रहे हैं। वहीं इसको रूस और अमेरिका की तरफ से भी लोग देख रहे हैं। ये सिर्फ इजराइल और फिलिस्तीन का वार नहीं है। सोचिए रूस ने यूक्रेन से युद्ध लड़ रहा था, वहां पूरा नेटो, पूरा यूरोपियन कंट्री और अमेरिका लगातार यूक्रेन को सप्लाई कर रहे थे हथियार, और मदद पहुंचा रहे थे, जेलेंस्की से मिल रहे थे। उसके बाद ये हुआ कि रूस फंस गया उस युद्ध में, और वो न जीत पा रहा है, न हार पा रहा है, न उससे निकल पा रहा है, क्योंकि उसके लिए निकलना मुश्किल है। यही हालत इजराइल की होने जा रही है फिलिस्तीन में। और इसी दौरान रूस ने चाइना से अपनी दोस्ती कर ली, और आपको पता है कि रूस, चीन और नॉर्थ कोरिया का जो डेडली कॉम्बिनेशन, ये तीनों एक तरह के तानाशाह है, डेमोक्रेसी नहीं है, और विज्ञान भी है इनके पास, एटम बम भी है, हथियार भी है, अर्थव्यवस्था भी इनकी बहुत बड़ी है, खासकर चीन की। लेकिन चीन की नज़र इजराइल और फिलिस्तीन के बहाने भारत को कमज़ोर करने की है, कि खाड़ी देशों से जो भारत के संबंध है वो कमज़ोर हो जाए, उस व्यापार पर वो कब्जा कर ले, और धीरे धीरे इससे भारत की आर्थिक व्यवस्था पर चोट पहुंचाने की उसकी कोशिश है। और इस कड़ी में मैं फिर कह रहा हूं, चीन कभी भी हमारा दोस्त नहीं हो सकता है, रूस हो सकता है। सोचिए भारत का कितना सम्मान था मुस्लिम कंट्री में और खाड़ी देशों में। दुनिया में सबसे सेकेंड बड़ी आबादी पाकिस्तान में मुसलमानों की, उसके बाद भारत में। सबसे ज़्यादा मुसलमान दुनिया भर में जो सबसे बड़ा देश है मुसलमानों का वो पाकिस्तान है। उसके बाद भारत में लगभग 16 से 20 करोड़ मुसलमान रहते हैं। इतना मुसलमान कहीं नहीं रहते हैं दुनिया में, एक देश में। लेकिन आज तक दुनिया के किसी मुस्लिम कंट्री ने पाकिस्तान के खिलाफ खड़ा होने की कोशिश नहीं की, न खड़ा हुआ, क्योंकि उसे पता था कि भारत विस्तारवादी नीति नहीं करता है। पाकिस्तान उल्टे प्रॉक्सी वार करता है, घुसपैठ करता है भारत में लगातार, कभी करगिल करता है, कभी बास, तो इस तरह के वो करते रहा है। लेकिन सोचिए इसके बावजूद भारत के खिलाफ कभी भी किसी मुस्लिम कंट्री ने नहीं बोला। वो तो जो बीजेपी जब से सत्ता में आई है उसके जो फ्रीज एलिमेंट हैं, चाहे राजा हों, चाहे नुपुर शर्मा जैसे लोग जिन्होंने इस्लाम को टारगेट किया, धर्म विशेष के लोगों को टारगेट किया, भारत में धर्म के नाम पर मुसलमानों को टारगेट किया जाने लगा। उसके बाद मुस्लिम देशों में कुछ ट्वीट्स फैले, कुछ सोशल मीडिया है, चूंकि आज के डेट में आप खबरें रोक नहीं सकते हैं, कोई टीवी अखबार का मोहताज है नहीं। अल जजीरा जैसे चैनल भारत में भी काम करता है, जो दुनिया भर में सबसे शानदार रिपोर्टिंग के लिए जाना जाता है।
तो सोचिए, इसकी वजह से कुछ खटास हुआ था, उसके बाद भी पूरा का पूरा अरब मुस्लिम राष्ट्र भारत के साथ लगातार बना हुआ। और एक और बात बता दूं, एशिया की ये सच्चाई है कि सबसे ज्यादा करीब 60 मुस्लिम कंट्री हैं एशिया में। इससे उसके बाद बुद्धिस्ट कंट्री हैं। तो एशिया में मुस्लिम कंट्री है, फिर बुद्धिस्ट कंट्री है, उसके बाद ईसाई हैं, उसके बाद ही बाकी धर्म के लोग हैं। तो ये सबसे बड़ा सवाल है। तो किस तरह से इस्लाम पर टारगेट करके भक्तों ने जिस तरह से इजराइल के पक्ष में मुसलमानों के खिलाफ इस्लाम को टारगेट किया, उससे थोड़ी बहुत दूरी बढ़ी थी, लेकिन उसको भी भारत सरकार ने बाद में पाट लिया था। लेकिन इजराइल फिलिस्तीन के बाद ये स्थिति हो गई है कि चीन ताक में है, लेकिन भारत सरकार का स्टैंड शानदार है, बीच का रास्ता है। लेकिन वहीं फिलिस्तीन में पहली खेप भी पहुंच चुकी है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल जो है कि इजराइल फंस गया है, इजराइल की बर्बादी हो रही है, इजराइल में मिसाइलें दागी जा रही है, इजराइल घुटनों पर आ गया है, वो खीज में बमबारी कर रहा है। और धीरे धीरे अमेरिका ने भी हाथ खींचना शुरू कर दिया है और इजराइल के खिलाफ 122 देश खड़े हो गए हैं। लेकिन लड़ने में अभी ईरान जो है वो बमबारी कर रहा है। अब लेबनान सीधे युद्ध में शामिल हो गया है, चीन ने हथियार सप्लाई कर दिया है। आज के डेट में दुनिया का कोई देश सामने से तो नहीं अपनी सेना भेजेगा, भेज भी सकता है जिस तरह की लेबनान भेज रहा है, ईरान भेज रहा है, लेकिन हथियारों की अगर सप्लाई हुई और जिस तरह की तस्वीरें सामने आ रही है, आप देखेंगे कि 20 लाख में से अगर 10 लाख फिलिस्तीनियों ने भी हथियार उठा लिए और उनको हथियार और मिसाइल मिल गया, तो समझिए वो इजराइल से पिछले 70 सालों से किस कदर नाराज हैं, वो उनका मटिया मेट कर देंगे। क्योंकि सबसे ज्यादा नुकसान उसका होता है जिसका घर छत का बना होता है, जिसका मकान होता है, बिजनेस होता है। फिलिस्तीन और इजराइल की बात करें तो इजराइल को बर्बाद कर दिया गया है, खासकर गाजा पट्टी को जिस तरह से बमबारी हुई है, उसके पास खोने के लिए कुछ नहीं है। अगर चीनी हथियार और रूसी हथियार, नॉर्थ कोरिया के हथियार इसी तरह से मिलने जैसे मिल रहे हैं, अगर इस तरह से हमास और फिलिस्तीनियों ने हथियार उठा लिए हैं और पूरी दुनिया उनकी मदद के लिए आगे आ रहा है, पूरी दुनिया की सिंपैथी मिल रही है, तो समझिए इजराइल ने अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार लिया है और उसकी आने वाली नस्लों को इसका सजा भुगतना पड़ेगा। मैं फिर कह रहा हूं, 21वीं सदी का युद्ध कोई आसान युद्ध नहीं है। ये भाले, तलवार या घोड़ा, हाथी से लड़ा जाने वाला युद्ध नहीं है। ये एटम बम अगर ना भी इस्तेमाल हो तो जो क्लस्टर बम होते हैं, जो मिसाइलें होती हैं, उसका जो दर्द है, उसका जो घातक जो असर है, वो सालों साल बना रहता है। इसका मतलब है कि फिलिस्तीन और इजराइल बर्बादी के कगार पर पहुंच गए हैं, फिलिस्तीन को बर्बाद कर दिया गया है। लेकिन अब धीरे धीरे ये सारा खेल जो है उल्टा पड़ रहा है इजराइल को, और इजराइल के सारे जो बॉर्डर के इलाके के नागरिक है वो भाग रहे हैं। अब विदेश से कोई भी यहूदी जो इजरायली है वो नहीं आना चाह रहा है, और इसमें सबसे ज्यादा नुकसान इजराइल का हो रहा है। और आपको बता दूं कि सबसे बड़ी बात इस युद्ध में अगर सबसे बड़ा कोई दोषी है तो बेंजामिन नेतन्याहू है। बेंजामिन नेतन्याहू लगातार इजराइल में चुनाव जीत रहे थे, लेकिन उनके खिलाफ गुस्सा बढ़ रहा था। जिस तरह की उनकी फॉरेन पॉलिसी थी, देश में बेरोजगारी बढ़ रही थी, करप्शन बढ़ रहा था और लोगों में गुस्सा भरता जा रहा था। और जिस तरह से डिक्टेटरशिप की तरफ बढ़ रहे थे, खुद बेंजामिन नेतन्याहू सत्ता पर कब्जा जमाना चाह रहे थे। उनके परिवार के लोग ऐश मौज करते हैं, उनके बच्चों की तस्वीरें जारी होती है जब वो बीच पर जाकर घूमते हैं। इसकी वजह से गुस्सा बढ़ रहा था। खुद वो जुडिशियरी पर, वहां की न्यायपालिका पर कब्जा कर रहे थे। 1 महीने से ज्यादा समय से तेल अवीव में उनके खिलाफ धरना प्रदर्शन चल रहा था। इसका मतलब है कि तमाम इजरायलियों को लगने लगा है कि नेतन्याहू ने इस देश को युद्ध में धकेल दिया है। अब तक इजराइल का दबदबा बना हुआ था, एक आडंबर भी बना हुआ था, एक बाहर से एक दिखावा था कि इजराइल बहुत मजबूत देश है, फिलिस्तीन गलती से भी कोशिश करेगा तो बर्बाद हो जाएगा, वो धाराशायी हो गया है। इनकी पोल पट्टी खुल गई है और अब इजरायलियों को लग रहा है कि उनकी जिंदगी कभी भी सुरक्षित नहीं है। मैं आपको फिर बता दूं, गरीब के पास खोने के लिए कुछ भी नहीं होता है। जो अमीर होता है वो सुरक्षा, लाव, लश्कर लेकर चलता है, क्योंकि उनके पास खोने के लिए वो उनकी जिंदगी बड़ी होती है, उनके पास पैसा, संपत्ति, यश, वैभव सब कुछ होता है। गरीब को आप मार के हासिल क्या कर लीजिएगा। यही स्थिति इजराइल की है। इजराइल ने अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार लिया है और अब फिलिस्तीनी 20 लाख जो फिलिस्तीनी हैं वो उनके पीछे पड़ गए हैं। उनके पास हथियार मिल गया है और दुनिया का सिंपैथी भी मिल गया, और जो झूठ इजराइल के द्वारा पिछले 75-70 सालों से बोया जा रहा था उसका भी भंडाफोड़ हो गया और पूरी दुनिया फिलिस्तीन के साथ खड़ा है। और नतीजा ये होगा कि देर सवेर अब इजराइल को वापस भागना पड़ेगा और फिलिस्तीन की जो जमीन है जिस पर उसने दीवार खड़ी करके कब्जा कर लिया है उसको भी देना पड़ेगा।
और तमाम संसाधन पर जो उसने कब्जा किया उसको भी छोड़ना पड़ेगा। तो ये तय है कि ये युद्ध इजराइल जो है फिलिस्तीन से हार चुका है। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।